वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 11 मार्च 2022 है। आज के सेशन में एक्सट्रीम डिले हुआ है, अपॉलॉजी फॉर दैट। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जानकारी है तेजस 2 के बारे में, जो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है। इसमें सीसैट के लेक्चर्स एडिशनली आपको मिल जाएंगे। 14 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रही है। आप इसके लिए जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो यूपीआई 123 पे के बारे में है। 8 मार्च को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशन फीचर फोन के लिए, जिसे नाम दिया गया है यूपीआई 123 पे। फीचर फोन समझते हैं। पहले जो आप नोकिया के फोन से इस्तेमाल करते थे, छोटे वाले नोकिया 1100 1600, उन्हें फीचर फोन कहा जाता था। अभी भी इस प्रकार के फोन्स अवेलेबल हैं और वो अलग अलग कंपनीज के भी अवेलेबल होते हैं। देखिए, भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया, लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जिनके पास अभी भी एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, बल्कि वो इस प्रकार के फीचर फोन ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इंटरनेट सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं है और कई बार कई सारी जगहों पे काम भी नहीं करता। इन दैट केस उनके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना मुश्किल होता है। काफ़ी लंबे समय से प्लान चल रहा था कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जहां पर ना तो एंड्रॉयड फ़ोन की आवश्यकता हो और ना ही आवश्यकता हो हमें इंटरनेट की, और डिजिटल पेमेंट किया जा सके। उसी की रिजल्टेंट आया है यूपीआई 123 पे। ये एक 3 स्टेप मेथड है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट कर पाएगा किसी सिंपल फोन से। इसमें कस्टमर को सिंपली अपने फोन में जो नंबर है उसे अपने अकाउंट से अटैच करना होगा और स्कैन और पे करने के अलावा जो अल्टरनेटिव्स मिलेंगे उनका इस्तेमाल करके वो पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर को अपने बैंक अकाउंट को फीचर फोन के साथ लिंक करना होगा और जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 विकल्प होंगे उस व्यक्ति के पास इस फीचर फोन या इंटरनेट लेस फोन से पेमेंट करने को लेकर। पहला है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईवीआर। इसमें जो भी आप जैसे स्कैन एंड पे के लिए जाते हैं तो वहां पर एक स्कैनर के लिए स्कैन करने के लिए एक आपके पास क्यूआर कोड लगा होता है। वहीं पर नीचे एक नंबर भी लिखा होगा। सिंपली उस नंबर पे कॉल कर लेना होगा। आईवीआर में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, ईएमआई रीपेमेंट, बैलेंस चेक या फिर क्या। और जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वो जानकारी आपको मिल जाएगी या पेमेंट आपकी हो जाएगी। दूसरा है ऐप बेस्ड फंक्शनलिटी। जो फीचर फोन होते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड मैनर में आप कुछ ऐप्स ले सकते हैं, कुछ बेसिक ऐप्स, तो उन्हें आपको उसमें इंस्टॉल कर लेना है और बिना इंटरनेट के इस्तेमाल किए भी यूपीआई के फंक्शंस वहां इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बस वही स्कैन एंड पे नहीं हो पाएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तीसरा है मिस्ड कॉल फैसिलिटी। मिस्ड कॉल के माध्यम से जो भी व्यक्ति है वो अपने अकाउंट की डिटेल्स पता कर सकता है, रूटीन ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, जिसमें फंड्स को ट्रांसफर करना, रेगुलर परचेज, बिल पेमेंट, ये सब कुछ हो जाएगा। बस आपको एक मिस कॉल देना होगा और उसके बेसिस पे आपको सर्विस मिल जाएगी। तीसरा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। इस पे भी काम चल रहा है। कुछ प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह, तो प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स वगैरह के ऑप्शंस देते हैं। इसमें सिंपली होता यह है कि आप अपना पेमेंट ऑप्शन अपने डिवाइस में चूज करिए और जो मर्चेंट के पास डिवाइस है उस डिवाइस के नजदीक लेकर जाइए अपने डिवाइस को। इसीलिए इसमें वर्ड दिया गया है प्रॉक्सिमिटी। जो कुछ साउंड वेव्स निकलती हैं उन्हीं के जरिए, वो एनक्रिप्टेड साउंड वेव्स होती हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। चूंकि ये ट्रांजेक्शन साउंड वेव्स के माध्यम से होता है तो यहाँ पे इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विकल्प दिए गए हैं यूपीआई 123 पे में, जिनसे ट्रांजेक्शन्स किए जा सकेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अमेंडमेंट टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने भी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो प्रपोजल था कि हम सेकेंड शेड्यूल को अमेंड करें, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के, उसे अप्रूव कर दिया गया है। तो 1957 के इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। जो अमेंडमेंट है वो रॉयल्टी को फिक्स करेगा सर्टेन मिनरल्स के लिए, जैसे कि ग्लाकोनाइट, पोटास, एमेराल्ड, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, जिसे आप शॉर्ट में पीजीएम बोलते हैं। इसके अलावा एंडेलुसाइट, सिलिमेनाइट और मोलिब्डेनम। ठीक है, इनके क्या यूज होते हैं अभी हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। जो अप्रूवल है इसके माध्यम से ऐसी माइंस जहां पर इन सब चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ऑक्शन को भी इंश्योर किया जा सकेगा। इनके यूजेस बता देता हूं आपको, जैसे कि ग्लूकोनाइट और पोटास का इस्तेमाल तो फर्टिलाइजर में किया जाता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। जो पीजीएम है यानी कि प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, ये हाई वैल्यू मेटल्स होते हैं, काफी महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है और नए नए इनोवेटिव एप्लीकेशंस में भी इनका इस्तेमाल होता है। मिनरल्स जैसे कि एंडेलुसाइट, मोलिब्डेनम, इनका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किया जाता है।
इसका फायदा ये होगा कि अगर हम इन सभी लोगों की माइनिंग को और इंसेंटिवाइज करते हैं तो जो इनका इंपोर्ट हमें करना पड़ता है वो काफ़ी महंगे भी हो जाते हैं। जैसे पोटास का इंपोर्ट फर्टिलाइजर पर्पज से किया जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम होगी और हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के बारे में है। आपको कई सारी जगहों पर बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे कुछ ऐसी लैंड दिखती होगी जो आपको लगता होगा कि ये इतनी अच्छी जगह पे लैंड है लेकिन यूटिलाइज नहीं है। फर्दर भारत में जो कई सारे कॉर्पोरेशंस हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है और उस ज़मीन का वो इस्तेमाल नहीं करते। एक तो होती है कोर ज़मीन, ठीक है, सपोज करिए कि ये एक प्रेमाइस है, ठीक है, ये भी एक प्रेमाइस है और इसके बीच में एक बहुत बड़ा एरिया ज़मीन का है। इस ज़मीन को वो अगर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तो ये उनकी कोर लैंड है, मतलब जिसका इस्तेमाल उन्हें करना ही होगा। तो ये तो कोर लैंड हो गई, ये उनके यूज़ में है। अगर वो डायरेक्टली आपको यूज़ में नहीं भी दिख रही है तब भी, लेकिन कुछ ज़मीन यहाँ हो सकती है जिसका वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर उनका कोई ऑपरेशन नहीं होता, वहाँ कोई जाता भी नहीं है, बस वो है उनका, दैट्स ऑल। तो ये जो ज़मीन है ये वर्थलेस है फॉर देम एटलीस्ट, उसका किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा हो कि इस ज़मीन को बेचकर इससे कुछ रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाए, कोई कैपिटल इंफ्रा क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि ये उनके लिए तो काम का है नहीं। लेकिन ये काम किया कैसे जाए, यही उद्देश्य है कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन NLMC को बनाया जा रहा है। इसका अप्रूवल अभी यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। ये जो कॉर्पोरेशन है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी होगी, जिसका जो इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 5,000 करोड़ का है और जो पेडअप शेयर कैपिटल है वो 150 करोड़ का है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या मतलब होता है इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का और पेडअप शेयर कैपिटल का। देखिए, जो इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, जैसे कि इस केस में 5,000 करोड़ रुपए है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी 5,000 करोड़ रुपए के शेयर्स को इशू कर सकती है और इतने पैसे वो मार्केट से रेज कर सकते हैं। ये तो मतलब हुआ इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का, मतलब इतना अलाउड है आपके लिए। आप 6,000 करोड़ के शेयर्स इशू नहीं कर सकते, 4,000 के कर सकते हैं, मतलब 5,000 मैक्सिमम लिमिट हो गई अगर आपको इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डिसाइड कर दिया गया तो। पेडअप शेयर कैपिटल क्या होता है? पेडअप शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जिसके साथ कंपनी को स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब जो लोग इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं वो उस कंपनी के शेयर्स लेकर कम से कम उतना पैसा डालेंगे उस कंपनी में जिसके बाद वो अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगी। एक पेडअप कैपिटल अगर 150 करोड़ है, इसका मतलब ये है कि 150 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जा चुके हैं इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। तो जिस अमाउंट के साथ कंपनी स्टार्ट हो रही है दैट इज पेडअप कैपिटल, और जितना वो शेयर्स जारी कर सकती है दैट इज इनिशियल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उम्मीदतन आपको इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। जो NLMC है इसे सेटअप और एडमिनिस्टर किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे एडमिनिस्टर करेगी, ये जानते रहिए। NLMC के पास जिम्मेदारी होगी कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं या फिर और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके पास जो भी सरप्लस लैंड, बिल्डिंग या कोई और एसेट है वो उसे बेचकर उसे मोनेटाइज कर लें। जो NLMC है इसके पास जिम्मेदारी होगी कि जो भी बिल्डिंग, जो सरप्लस लैंड या एसेट है उन्हें ओन करना, होल्ड करना और मैनेज करना। यहाँ पे सरप्लस नॉन कोर लैंड की बात चल रही है, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया। जो एसेट हैं वो NLMC के पास आ जाएंगे, वो उन्हें देखेंगे और देखेंगे कैसे मोनेटाइज किया जाए। ये गवर्नमेंट जो एंटिटीज हैं उन्हें इस बारे में भी मदद देंगे कि वो कैसे डिसाइड करें कि वो जो जमीन है वो उनका नॉन कोर एसेट है या फिर कोर एसेट है, तो इसके विषय में भी वही मदद दे देंगे। इन केसेस में जो NLMC है वो सरप्लस लैंड एसेट मोनेटाइजेशन एजेंसी की तरह फंक्शन करेगी। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑप्ट करेंगे लैंड मोनेटाइजेशन के लिए और टेक्निकल एडवाइस भी देंगे गवर्नमेंट को कि कैसे एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को तैयार किया जाए, लॉन्च किया जाए। NLMC की कॉम्पोजिशन की बात करें, इसमें सबसे पहले तो होंगे टेक्निकल एक्सपर्ट जो प्रोफेशनली इन एसेट्स को मैनेज करेंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जिसमें सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे और कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे। और चेयरमैन, नॉन गवर्नमेंट डायरेक्टर्स, ये भी अपॉइंट किए जाएंगे मेरिट के बेसिस पे, काइंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस से। ये सारी बातें NLMC के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में है। 9 मार्च को यूनियन कैबिनेट ने इसे एस्टैब्लिश किया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत इसे एस्टैब्लिश किया जा रहा है। WHO CGTM ये पहला इस प्रकार का ग्लोबल आउटपोस्ट होगा जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर फोकस किया जाएगा। ये गुजरात के जामनगर में लोकेटेड होगा। क्या उद्देश्य रहेगा इसे एस्टैब्लिश करने का? पहला तो आयुष सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर पोजिशनिंग दी जाए,
दूसरा, जो आयुष सिस्टम में आने वाली मेडिसिन हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी, इफिशियंसी, एक्सेसिबिलिटी और रैशनल यूज को भी इंश्योर किया जाए। फर्दर, नॉर्म, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस, टूल्स तैयार किए जाएं कि कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाए और आयुष के फील्ड में जो भी एनालिसिस वगैरह रिक्वायर्ड है वो किया जाए। चौथा, कि स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएं आयुष की इस पूरे फील्ड में। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट के बारे में है। फिलीपींस ने अपने यहाँ एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट को बढ़ा दिया है। पहले वहां पे महज 12 साल का कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता था क्योंकि वो इस संबंध में कंसेंट देने का अधिकारी होता था, लेकिन अब ये उम्र बढ़ा के 16 साल कर दी गई है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में जो पॉक्सो एक्ट है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 2012, उसमें एक बच्चे की परिभाषा बताई गई है 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा। मतलब 18 वर्ष से कोई भी अगर कम उम्र का है तो वो चाइल्ड की श्रेणी में आता है और उसके पास सेक्सुअल कंसेंट देने का राइट नहीं होगा। मतलब अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं तो इसे सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। फिलीपींस में ये जो उम्र थी ये काफी कम थी, महज 12 साल की ही थी, जिसके बाद अभी उन्होंने तो इसे बढ़ा के 16 कर दिया। तो दुनिया में सबसे कम उम्र में सेक्सुअल कंसेंट देने की जो अथॉरिटी मिलती है बच्चों को या फिर किसी भी व्यक्ति को, वो अंगोला में है, जहां पे महज 12 साल का कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल कंसेंट दे सकता है। अन्य देशों में क्या स्थिति है इस मामले में? जापान में एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स जो है वो 13 साल की है। चाइना, जर्मनी, इटली, ब्राजील में ये 14 साल की है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, जहां पे ये 16 से 18 वर्ष के बीच की है। यूनाइटेड किंगडम में 16 वर्ष का कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल कंसेंट दे सकता है। तो अभी हाल ही में किस देश ने सेक्सुअल कंसेंट की एज को बढ़ा दिया? जवाब होगा फिलीपींस। जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 29 आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स को 2022 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिए। 1999 में ही इस पुरस्कार को आयोजित कर दिया गया था और वुमेन के लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। प्रेसिडेंट इसे हर साल 8 मार्च को देते हैं। ये किसी भी, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे अनाउंस करते हैं। ये अवार्ड किसी एमिनेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी व्यक्ति, ग्रुप या इंस्टीट्यूशन एलिजिबल है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उनकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कम से कम 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नारी शक्ति पुरस्कार में 2 लाख रुपए कैश प्राइज मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल के लिए भी है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो साहित्योत्सव के बारे में है। साहित्योत्सव ये एक फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है, साहित्य अकादमी का, इंडिया का काफी इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है जो 10 से 15 मार्च के बीच में होने वाला है। जो फेस्टिवल है ये काफी इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है। 75th एनिवर्सरी जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस की, उसके पार्ट के रूप में इसे तैयार किया गया है। ये प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी इसी फेस्टिवल के दौरान दिए जाते हैं। अब साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करते हैं। ये अवार्ड्स 1954 में स्टैब्लिश किए गए थे। हर साल इसे साहित्य अकादमी दिया करती है। 24 अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं। 22 लैंग्वेजेस, देखिए, जो भी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं साहित्य अकादमी के द्वारा, उन लैंग्वेजेस में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पे मामला केवल 8th शेड्यूल का नहीं है। साहित्य अकादमी जो है वो 22 नहीं बल्कि 24 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस तो वही हैं जो 8th शेड्यूल में आती हैं, प्लस 2 लैंग्वेजेस ये और रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें एक है इंग्लिश और दूसरी है राजस्थानी। तो टोटल हो जाते हैं 24 लैंग्वेजेस। तो ये 24 लैंग्वेजेस में जो पुरस्कार हैं वो देते हैं। ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला, जो सबसे सुपीरियर माना जाता है, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए रिविजन कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है इसमें। यूपीआई 1 2 3 पे ये 4 स्टेप मेथड है, गलत है। 4 तरीके हैं, जो स्टेप्स हैं वो केवल 3 ही हैं। ये 3 स्टेप मेथड है। ग्लूकोनाइट और पोटास फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में, दैट्स ट्रू। साहित्य अकादमी अवार्ड 1954 में स्टैब्लिश किए गए, दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो ये सेशन तो यहां पे हो जाएगा समाप्त। आपको पीडीएफ मिलेगी ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।